वेलकम टू बैक टू माय चैनल हाई सक्सेस क्लासेस। गाइस वेलकम टू बैक टू माय चैनल हाई सक्सेस क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th का साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं, जो कि आपके कल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम आप लोग को इन क्वेश्चनों को अच्छे से आंसर के साथ बता दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो आपका तो कल एग्ज़ाम होगा साइंस का, तो यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम उन क्वेश्चनों को आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर उत्तर जान लेते हैं, इसका क्या उत्तर है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, जब किसी रासायनिक समीकरण में तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमें अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। यह कह सकते हैं ठीक वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, हम जो बता दे रहे हैं, आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम है 27 फरवरी से साइंस का पेपर। तो यहाँ पर कल से आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जान लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए क्या रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण क्या है, शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए, शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सेकेंड है खिलौने या मूर्ति के निर्माण में या बनाने में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया है। तो हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। कह रहा है कास्टिक सोडा का दो उपयोग लिखिए। ठीक है, कास्टिक सोडे के दो उपयोग। कास्टिक सोडा का दो उपयोग क्या है, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में। ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में। साबुन और डिटर्जेंट, साबुन तो पता है आपको, डिटर्जेंट क्या होता है, पाउडर होता है, सर्फ होता है, जिसको कहते हैं निरमा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेकेंड में क्या कर, कागज और रंजक के निर्माण में। कागज और रंजक के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है खनिज और अयस्क की परिभाषा। खनिज और अयस्क की परिभाषा, तो यहाँ पर खनिज की परिभाषा क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि धातुओं के यौगिक। ठीक है, धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों से जिस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, धातुओं के कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड ऑफ मेटल कह सकते हैं, मेटल्स कह सकते हैं। धातुओं की यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों से जिस रूप में पाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, यहाँ पर अयस्क है वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण मतलब होता है एज जैसे होता है, हम चावल में से क्या होता है, मतलब कि जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उसको निकाल कर बाहर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं वहाँ से। तो निष्कर्षण मतलब होता है, मतलब उससे मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ से मतलब जो मतलब कि कह सकते हैं अनप्योर चीज़ें हैं उसको बाहर कर देना। ठीक है, उसी कहते हैं निष्कर्षण। यहाँ से आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है उसे ही अयस्क कहते हैं। तो हमारा देखिए 4 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। हमारा 5वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न है, पहले तो हम लोग जब पढ़ा करते थे तो यहाँ पर डोबेराइनर लिखा करता था, लेकिन अब ये क्या लिख रहा है, डाबेराइनर। ठीक है, डाबेराइनर, इससे आप लोग घबराइएगा मत। यहाँ पर डाबेराइनर कहिए या डोबेराइनर कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यह देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्या है। अब यहाँ पर देखिए डोबेराइनर के त्रिक का सिद्धांत क्या है। अब यहाँ पर देखिए डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब यहाँ देखिए, जब तत्वों को उनके परमाणु बढ़ते हुए, ठीक, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है,
समझ आ रहा बात। जिन्हें त्रिक कहा गया है, त्रिक का मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। मीन्स मतलब कि दो तत्वों का माध्य जो है, ठीक है, यहाँ अन्य दो तत्वों का परमाणु भार का माध्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तत्व जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया। ठीक है, ये आपका इसका परमाणु भार है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहा है न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत। ये ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप कर जरूर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, आरोही क्रम आप लोग को पता होगा, आरोही क्रम मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ संख्याओं को रखा जाता है। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किए। ठीक है, सबसे मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए आरंभ किया तथा 56 तत्व यूरियम कह सकते हैं, यूरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। ठीक है, प्रत्येक 8वें, यहाँ देखिए प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए इन्हें अष्टक, संगीत की क्या होता है देखिए, स रे ग म प ध नि सा। यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो मतलब इसलिए अष्टक का नियम कहते हैं, क्योंकि इसको मतलब कि जो मतलब कि गाने की एक तरह से कह सकते हैं, गाने का जो सुर होता है सा रे ग म प ध नि, तो उसमें क्या होता है 8 आ रहा है। ठीक है, 8 एक तरह से कह सकते हैं अक्षर आ रहे हैं या स्वर आ रहे हैं। ठीक है, उनको कह सकते हैं, इसलिए अष्टक का सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो हम अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर धामन सोडा और मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ देखिए धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10, इसको इंटू नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, इंटू नहीं बोलेंगे। यहाँ पर देखिए 10H2O। ठीक है, यहाँ इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए धामन सोडा का क्या है, रासायनिक नाम और रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, और इसका नाम भी हो गया और इसका सूत्र भी हो गया। ठीक है, रासायनिक नाम ये है और ये सूत्र है। ठीक है, मीठा सोडा का देखिए रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर मीठा सोडा का NaCO3 होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए टिप्पणी मतलब होता है कि छोटा सा आप कमेंट लिख दीजिए, बस उतना ही इनफ है। ठीक है, टिप्पणी मतलब ही होता है छोटा सा कमेंट। यहाँ पर यह उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसी अम्लीय के सोडियम या पोटेशियम लवण है। साबुनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, और एक तरह से ये हमारा फार्मूला है C17H35COONA। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और किसका पाचन करता है। तो यहाँ पर देखिए लार में लेमिलेस, ठीक है, लेमिलेस एंजाइम पाया जाता है। लार, ठीक है, यहाँ पर लार और लार 2 बार लिख दिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार वसा का पाचन करने के लिए लार में लाइपेस भी स्रावित करती है। अब यहाँ पर देखिए ये 9वां क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं अपने 10th वाला क्वेश्चन पे। 10th वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। वाहनों के साइड दर्पण में, साइड दर्पण मतलब उसके बगल में, साइड मतलब ही होता है उसके बगल में। ठीक है, वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं या बनाता है। ठीक है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। एक तरह से जैसे अगर मिरर मतलब कह सकते हैं शीशा अगर गाड़ी के साइड में लगा दिया जाए तो मतलब वो काफ़ी दूरी को मतलब कवर कर सकता है, मतलब काफ़ी दूरी तक दिखाता है कि कहाँ से कहाँ तक मतलब ट्रैफिक है, कुछ भी है, मतलब वो बता सकता है। तो उसी कह रहा है कि दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11th वाला क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में आँख का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं, यहाँ पर निकट की वस्तुएं 2 बार लिखते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है,
और दूर की वस्तुएं, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, जबकि देखिए इसको निकट दृष्टि दोष ही है, लेकिन क्या है कि इसे निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष, इसके बाद हो जाएगा निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, यहाँ पर वाले लिख सकते हैं, वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से है स्टार्टिंग, उत्तर यहाँ से है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो होते हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ जो होती हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर 2 विशेषताएं बोला है, यहाँ देखिए प्रश्न में 2 विशेषताएं बोला है, इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, क्वालिटीज इसकी मतलब विशेषताएं, तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया, ठीक है, तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी। और यहाँ देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, इसमें 18 स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज स्तंभ आवर्त होते हैं, ठीक है। ये आपके 2 विशेषताएं प्रॉपर्टीज हो गई आवर्त सारणी की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से आप लोग के साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे।